2021 का जो टीजीटी का पेपर हुआ था, टीजीटी संस्कृत, उसमें जो कट ऑफ गई थी, जो नंबर गए थे वो 117 और 118। जिनके 118 थे उनका हुआ, जिनके 117 थे उनका हुआ। और जो थोड़े से एजेड लोग थे, जहां एज की बात आई तो वहां पे 116 वालों का हो गया था। कहने का मतलब 125 क्वेश्चन में टीजीटी संस्कृत में जिसके 117-18 नंबर थे उसका सिलेक्शन हुआ। तो आप तो जानते ही हैं कि 125 नंबर की जो है टीजीटी संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लगभग 60% आपकी व्याकरण आती है। ठीक है, 60% क्यों आती है? वैसे तो आधी आनी चाहिए। 60% इसलिए आती है कि व्याकरण तो व्याकरण आती है, लेकिन जो साहित्य वाला पोर्शन है उसमें व्याकरण आती है। एवरेज क्वेश्चन देखे जाएं व्याकरण के तो 60-62 क्वेश्चन व्याकरण के रहते हैं या रहे। लेकिन सबसे जो खतरनाक बात हुई, या एक कहें तो हटके बात हुई, कि जो व्याकरण था उसका एक टॉपिक जिसे हम समास कहते हैं, क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए 2021 में? 14 क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि जिसका समास बढ़िया होगा, जिसका समास अच्छा होगा, उसका 100% सिलेक्शन हो गया होगा। लेकिन जिसका समास कमजोर होगा, और जिसने अगर यह सोचा हो कि 2019 में तो मात्र 2 ही क्वेश्चन समास से आए थे, इस बार एग्जामिनर नहीं पूछेगा, लाओ समास को छोड़ दें, वो कहीं माथा पीट लिया होगा या सर पीट लिया होगा। देखो एक चीज ध्यान रखो, कभी भी पुराने पेपर से हिसाब ये मत लगाना कि भाई पैटर्न का ये हिसाब मत लगाना कि इस बार इतने क्वेश्चन आए तो अगली बार कम आएंगे। पैटर्न का हिसाब हमेशा 10 साल के क्वेश्चन पेपर से लगाया जाता है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि समास को कैसे तैयार किया जाए, यानी समास कैसे तैयार किए जाएं। अब समास कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है? समास हैं। 7वां क्या आ रहा है? 7वां सामान्य क्वेश्चन आ जाते हैं। समास तो ज्यादा भी है, केवल समास हो गया और भी समास हो गए, लेकिन मोटे तौर पर जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वो आपके ये समास हैं। तो अब आपकी प्रॉब्लम क्या है कि समास कैसे तैयार करें। और एक चीज ये है कि समास एक ऐसा टॉपिक है जो आपका सीटेट में भी आता है, यूपी टेट में भी आता है, टीजीटी संस्कृत में भी आता है, टीजीटी हिंदी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है, एलटी ग्रेड संस्कृत में भी आता है, एलटी ग्रेड हिंदी में भी आता है, यूजीसी नेट में भी आता है, ईएमआरएस के संस्कृत में भी आता है, हिंदी में भी आता है, एडिट जूनियर में भी आता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है हिंदी और संस्कृत की जहां पर समास ना आता हो, और ऐसी परीक्षाएं जिनमें भाषा आती है वहां पर भी आपको समास देखने को ही मिलता है। तो अब बात यह आई कि हम संस्कृत के समास को कैसे तैयार करें, कि इस बार तो हद कर दी। एवरेज 60 क्वेश्चन अगर व्याकरण के आ रहे थे तो उसमें से 14 क्वेश्चन केवल और केवल समास के आए, यानी 24% क्या रह गया उसमें? समास। 23 से 24% समास, जिसने की अपनी निर्णायक भूमिका करी। तो यहां पे चलो एक चीज तो आपको यह पता लग गया कि समास जो है खेल खेल लिया, कभी ऊपर कभी नीचे। अब देखो 2004 में इसने कितने क्वेश्चन दिए हैं? 12 क्वेश्चन दिए हैं, फिर 10, फिर 9, 8, 6, 5, 2 और एकदम बूम अप मारा तो सीधे उन्होंने कितना कर दिया? 14 क्वेश्चन कर दिए और आपकी खटिया खड़ी कर दी। तो अब यहां पे 2 बातें हैं, एक तो ये समास कैसे तैयार करें, दूसरी बात कौन सा समास पहले तैयार करें। तो मैं आपको 11 साल के यूपी टीजीटी संस्कृत का पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन से समास आपको पहले पढ़ना है या कौन से समास इंपॉर्टेंट हैं। पूरे 11 साल में कौन से समास से अधिक क्वेश्चन आए हैं, कौन से कम आए हैं, पहली बार में कौन तैयार करें, दूसरी बार में कौन सा तैयार करें। देखिए कंपटीशन की जो सबसे बड़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम खाई जाती है वो ये है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको तैयार कैसे करेंगे। वो सिलेबस दिखाने का बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखो तो उस सिलेबस में 3 चीजें होती हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूं आप अपना सिलेबस मॉडिफाई कर लो। मॉडिफाई का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले नंबर पे, जो कम इंपॉर्टेंट है वो दूसरे नंबर पे, और जिन्हें कम देखना है वो तीसरे नंबर पे। वैसे ही समास का है। अब एकदम आपको 6-7 समास नहीं पढ़ने हैं, आपको कुछ समास जो है पहले राउंड में तैयार करने हैं और कुछ समास दूसरे राउंड में, कुछ तीसरे राउंड में। तो मैं आपको वो समास बताऊंगा जो पहले राउंड में तैयार करने हैं। अब देखो कि अव्ययी भाव से कितने क्वेश्चन आए? 21 क्वेश्चन आए। बहुव्रीहि से कितने आए? 16 क्वेश्चन आए। और तत्पुरुष से कितने आए? 27 क्वेश्चन आए। कितने? 27। और इस टोटल क्वेश्चन कितने? 86 क्वेश्चन समास के हैं। अगर आप 86 का 27% निकालो तो केवल 31% क्वेश्चन तत्पुरुष से आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अकेले 31%। और अगर अव्ययी भाव से देखो तो 24%। कहने का मतलब आपको कौन से समास पहले करना है, कौन से बाद में करना है।
और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि एक्सीडेंटली एग्जामिनर का माथा घूम गया या एक्सीडेंटली एग्जामिनर के मन में कोई सिग्नल आ गया और उसने समास की संख्या कर दी कितनी 14, तो ऐसा नहीं है। देखो मेरे भाइयों, होता क्या है, जो एक्सीडेंटली स्थिति होती है वो आपकी फिल्मों में होती है, मूवी में होती है, पर रियल लाइफ में नहीं होती है। ऐसा फिल्म में होता है ना कि कहीं बहुत रेगिस्तान है, जंगल है, वहां पे एक व्यक्ति को मारा जा रहा है और जैसे ही उसके ऊपर गोली चलाई जाती है, अचानक कहीं से हीरो प्रकट हो जाता है और उस गोली को रोक लेता है। तो ऐसा एक्सीडेंटली कहां होता है? मूवी में होता है, लेकिन लिटरेचर में या एग्जाम में नहीं होता। हाँ, एक चीज है कि जो पहले के प्रोफेसर थे वो थोड़े से उम्रदार थे, या कहें कि वो थोड़ा सा लचीलापन रखते थे आपके एग्जाम में, लेकिन इस बार जो पेपर सेटर हैं ये स्मार्ट लोग हैं, ये पढ़ने वाले लोग हैं और ये विशिष्ट लोग हैं और पेपर भी विशिष्ट रखते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि हमको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। कौन सी स्मार्ट स्टडी? तो उसमें हुआ क्या है कि एक्सीडेंटली नहीं हुआ है। अगर आप गद्य को उठाएं, गद्य साहित्य को उठाएं, किसको उठाएं? गद्य साहित्य को, तो गद्य की परंपरा जो है वो विशिष्ट परंपरा है और उसको विशिष्ट बनाता है क्या? वो व्याकरण का एक ही चीज है जो गद्य को विशिष्ट बनाता है। कादंबरी हो गया, आपका शिवराज विजय हो गया, कादंबरी का सुखनास उपदेश आप पढ़ते हैं तो आप खुद ही बताओ कि जैसे काव्य होता है तो उसमें रस छंद अलंकार होते हैं, ऐसी गद्य होता है उसमें केवल एक ही चीज है, वो है समास, जो उसको विशिष्ट बनाती है। क्योंकि गद्य में होता क्या है कि बहुत बहुत लंबी लाइनें होती हैं, उसको समास के द्वारा ही आप छोटी कर सकते हैं। तो एक्सीडेंटली समास नहीं आया है। गद्य की अगर कोई जान है वो क्या है? समास है। और ये जो एग्जामिनर रहा होगा ये भी का जो पीएचडी का सब्जेक्ट होगा या रिसर्च का सब्जेक्ट होगा या पीजीटी का कुछ भी होगा, वो विशेष रूप से रुचि किस में रही होगी? गद्य में रही होगी। और उस चीज से ही इंस्पायर होके यहां पे क्या कर दिया? लगा दिया। देखो, 2-3 चीजें तो आपको कतई फिट करनी ही चाहिए। एक आपका क्या हो गया? समास हो गए, दूसरा शब्दरूप धातुरूप हो गए, और क्या है? संधि कारक। वो मैंने आपको पूरा पहली वीडियो में बता दिया था कि व्याकरण में भी कौन से टॉपिक आपको क्रमबद्ध रूप से पढ़ना है। और अगर आप ये जानना चाहेंगे कि अव्यय भाव से 11 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए, द्विगु समास से कौन कौन से आए, द्वंद्व समास से कौन कौन से आए, तो मैं आपको वो भी बता सकता हूं। मेरे पास पूरा एनालिसिस करा हुआ है कौन से समास किस साल में आए। तो 2021 की अगर हम बात करें तो अव्यय भाव समास से केवल 2 क्वेश्चन आए, द्विगु समास से कोई क्वेश्चन नहीं आया, द्वंद्व से कोई नहीं आया, बहुव्रीहि से 4 आ गए। बहुव्रीहि से कितने आ गए? 4 आ गए। कर्मधारय से 1 आया और तत्पुरुष से तो हद ही कर दिया एग्जामिनर ने। कितने क्वेश्चन दिए हैं? 7 क्वेश्चन दिए हैं। और सामान्य का मतलब जो होता है, कभी कोई सूत्र पूछ लेता है या कोई और समास पूछ लेता है तो वो सामान्य वहां से क्वेश्चन नहीं आया है। और आपको एक हंसी वाली बात बताऊं 2021 का अगर आप पैटर्न देखो, पेपर ऊपर रह गया वरना मैं लाके दिखाता आपको, जो जो समास अव्यय भाव लगे हैं वो सब कौन निकले हैं? बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास निकले हैं। क्योंकि उन्होंने लाइन में सेट कर रखा था साहित्य में। बच्चे ने जैसी देखे कि निर् लगा है, अति लगा है, आंख बंद करके मारा है अव्यय भाव। वो अव्यय भाव समास नहीं थे, वो बहुव्रीहि थे या फिर तत्पुरुष थे। अब पूरे समास में जो सबसे कंफ्यूजन वाली स्थिति है वो क्या है? आपकी तत्पुरुष समास में, बहुव्रीहि समास में। कर्मधारय तो आप पकड़ लेते हैं कि कौन है क्या नहीं है, लेकिन जो तत्पुरुष और बहुव्रीहि है ये आपको कतई कंफ्यूज कर देता है। और एग्जामिनर भी इसी चीज का फायदा उठाता है। क्या करता है? बहुव्रीहि और तत्पुरुष से अधिक समास देता है। वैसे तो हम समास जो है ट्रिक से पढ़ाते हैं, ऐसी ट्रिक आपको बता देंगे कि आप कभी भी तत्पुरुष में और बहुव्रीहि में कंफ्यूज होगे ही नहीं। आप आंख बंद करके भी लगा सकते हो कि ये बहुव्रीहि है या ये तत्पुरुष है। तो आपने देखा एग्जामिनर का क्या करा, उसने बहुव्रीहि से 4 क्वेश्चन और तत्पुरुष से 7 क्वेश्चन, टोटल उसने खड़े कर दिए 14 क्वेश्चन। अब इससे पहला जो पेपर बना था 2019 में, पता नहीं एग्जामिनर को पसंद नहीं थे समास, क्या उसने अव्यय भाव से 1 रखा, द्विगु से नहीं दिया, द्वंद्व से नहीं दिए, बहुव्रीहि से नहीं दिए, कर्मधारय से 1 दिया और तत्पुरुष से नहीं दिए, सामान्य से 0। आप देख रहे हो ना पैटर्न इसका। यहाँ पे 4 दिए तो यहाँ 0, इसके बाद देखो 1 और यहाँ पे 0। अब अगर इसके बाद क्या है, 2015 में उसने अव्यय भाव से 1, द्विगु से नहीं दिया, द्वंद्व से 1, बहुव्रीहि से 1, कर्मधारय से कुछ नहीं और तत्पुरुष से 2 समास दिए। ऐसे ही उसने क्या करा, 10 में क्या करा, 2 क्वेश्चन रखे हैं। 2009 में 1 क्वेश्चन रखा, 2005 में 2 क्वेश्चन रखे, 2004 में उसने 4 क्वेश्चन रखे। सन भी 2004 है और फिर 4, फिर सन 2004 में 4, मतलब एक पेपर जो है वो आपका कैंसिल हो गया था, दोबारा से कराया गया था, नया पेपर बना था। 2003 में 3 क्वेश्चन, 2001 में 1, 1999 में 0 क्वेश्चन। वैसे ही द्विगु देखें, द्विगु बेचारा पहले से ही गरीब रहा है,
दिगु इतना गरीब रहा है कि एग्जामिनर की उसकी दृष्टि पड़ी क्या, इतना तो इजी है, आंख में आंख बंद करके लगा देगा। तो इसलिए दिगु थोड़ा कमजोर रहा। बस 1999 में 2 क्वेश्चन है, वरना एक ही क्वेश्चन दिया। द्वंद्व भी बहुत कमजोर रहा, एक आया 2 आए 1 आए। बहुविरीही भी थोड़ा सा वीक रहा है। इसने बस बहुविरीही में क्या हुआ है कि 2010 में 2 क्वेश्चन, 2009 में 2 और 2005 में 3 क्वेश्चन, 2004 में 2 क्वेश्चन, फिर एक दे दिया। लेकिन जो कर्मधारय है वो भी और इससे कमजोर रहा, एक बस 1999 में 2 क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन अगर आप तत्पुरुष को देखो, तत्पुरुष कितना मजबूत रहा है कि 2019 में 2 क्वेश्चन, 2015 में 2 क्वेश्चन, 2010 में 1 क्वेश्चन, 2009 में 3 क्वेश्चन, 2005 में 2 क्वेश्चन, 2004 में 3, फिर 2004 में 4 और 2003 में फिर 2 क्वेश्चन और 2001 में 2 क्वेश्चन, 1999 में 1 क्वेश्चन। अगर आप टोटल देखो तो अव्यय भाव से कितने क्वेश्चन आए? 21 क्वेश्चन आए। कितने आए? 21 क्वेश्चन। द्विगु समास से कितने क्वेश्चन आए? 7 क्वेश्चन। द्वंद्व समास से कितने आए? 5 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बेचारे की बदतर स्थिति इसी की है। और बहुविरीही से कितने आए? 16 क्वेश्चन। कर्मधारय से कितने आए? 6 क्वेश्चन। तत्पुरुष से कितने आए? 27 क्वेश्चन। और सामान्य से, सामान्य का मतलब जनरली समास पूछा, वो 4 क्वेश्चन। टोटल 86 क्वेश्चन उसने समास के पूछे हैं। किसमें? आपके 11 साल में। तो अब बात यह आई कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे जाएं तो तत्पुरुष से आए हैं, और उसके बाद किससे आए? अव्यय भाव से, और फिर किससे आए? आपके बहुविरीही से। अगर हम अव्यय भाव, तत्पुरुष और बहुविरीही को जोड़ दें तो टोटल 73% क्वेश्चन उसने किससे पूछे हैं? इन 3 समासों से पूछे हैं, अव्यय भाव, अव्यय भाव, तत्पुरुष और बहुविरीही। तो अब बात यह आती है कि हम कैसे करके इसको तैयार करें। तो आपको सबसे पहले नंबर पे जो समास तैयार करना है वो कौन सा करना है? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष। आपको नंबर 1 पे तैयार करना है तत्पुरुष समास, जिससे कितने? 31% जो है क्वेश्चन आए हैं। नंबर 2 पे करना है आपको अव्यय भाव। क्या करना है? अव्यय भाव समास। और नंबर 3 पे आपको तैयार करना है कौन सा? बहुविरीही समास। बहुविरीही। तो सबसे पहले आप 3 समास तैयार करोगे, तत्पुरुष करोगे, अव्यय भाव करोगे और बहुविरीही करोगे। कौन सा करोगे? तत्पुरुष, अव्यय भाव और बहुविरीही पहले राउंड में तैयार करोगे। और दूसरे राउंड में फिर कौन सा तैयार करोगे? आप द्विगु करोगे और कर्मधारय करोगे, फिर द्वंद्व। चौथे नंबर पे आपको कौन सा करना है? द्विगु, द्विगु समास। 5वें नंबर पे आपको कौन सा करना है? कर्मधारय। और 6ठे नंबर पे कौन सा करना है आपको? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है, क्लियर हो गया कि आपको टीजीटी संस्कृत के लिए कौन सा समास पढ़ना है। पहले नंबर पे तत्पुरुष पढ़ना है, अव्यय भाव पढ़ना है, बहुविरीही पढ़ना है। और ये भी आपका कंप्लीट हो जाए, फिर द्विगु करना है, कर्मधारय करना है, द्वंद्व करना है। अब एक चीज आप ये देखो कि अब यहां पे हो क्या रहा है कि तत्पुरुष से बहुत को सवाल खींच दिए, इधर कर्मधारय से 1 खींचा है, बहुविरीही से काफी खींचे, द्वंद्व से यहां संख्या उड़ जाएगी अव्यय भाव में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 10 किताबों से नहीं पढ़ना है समास, केवल आपकी एक किताब है बाबूराम सक्सेना की। टीजीटी संस्कृत वालों को बाबूराम सक्सेना की जो है उसी किताब से पढ़ना है। इसके अलावा आपको किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने समास को तैयार करिए, इस पैटर्न को देख लीजिए। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से समास किससे आए तो कमेंट करके बताइए, आपको वो भी बताया जाएगा। और इसके अलावा व्याकरण के और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो वो टीजीटी संस्कृत तैयारी कैसे करें वहां पे आपको दे दिया गया है।